चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये टॉपिक कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लास 10th में सुना होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेटा सबको पता है किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वायर हीट होता है। तो वायर हीट होने के फिनोमिना को ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने 10th क्लास के स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ा था। यहाँ से फॉर्मूला आप जान लीजिए कि अगर बेटा किसी वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कितना वर्क करते हैं हम लोग, W इक्वल वी क्यू, जहां पर V क्या है पोटेंशियल और Q क्या है चार्ज। चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप रिलेट कर सकते हैं, Q इक्वल प्लस माइनस NE से। तो ये जो वर्क है ये शायद बेटा आप जूल में करते हो, जो भी वर्क है वो जूल में आता है। अब क्योंकि हीट और बेटा हीट आती कैलोरी में, हीट की अगर बात करें तो होता है कैलोरी में, वैसे हीट का एसआई सिस्टम भी जूल होता है और वर्क का एसआई सिस्टम भी जूल होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं जब पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई सिस्टम ऑफ हीट, तो लोग कैलोरी को टिक कर देते हैं। गलत होता है, सही होता है हमारा वही जूल, लेकिन जो मेजरमेंट यूनिट है हीट की वो है कैलोरी। तो अगर हम एक कैलोरी में कहीं पढ़ते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल 4.18 जूल एग्जैक्ट होता है, जो कि अप्रॉक्स लोग लिखते हैं 4.2 जूल। अच्छा बेटा आपको पता है कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज का मतलब करंट, और चार्ज अगर बेटा हम कहते हैं चार्ज को, तो चार्ज को करंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Q इक्वल IT से। चार्ज को करंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Q इक्वल IT से। अच्छा ठीक है, चार्ज Q इक्वल बेटा IT है, तो बताओ वर्क कितना, VIT। कितना हो गया, VIT। ये किस में है, जूल, और जूल को बेटा कैलोरी बनाओ, किससे डिवाइड करो, 4.18, तो ये बेटा किस में आया, जूल में। बेटा इसी को कैलोरी में लिखो तो VIT अपान 4.2, अब किस में चेंज हो गया, कैलोरी में। अच्छा आपको पता है कि ओम्स लॉ से बेटा V को कहते हो IR, ओम्स लॉ में V को कहा जाता है IR। तो बेटा आप चाहो तो IR रख लो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, W इक्वल IR रखोगे तो बन जाएगा I स्क्वायर RT, ये बेटा है जूल में, और जब इसको कैलोरी लाओगे तो I स्क्वायर RT अपान 4.2, अब क्या बन गया, कैलोरी बन गया। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार और अगेन चेंज कर लो, V इक्वल IR है ओम्स लॉ से, तो बेटा I इक्वल क्या होगा, V अपान R। जब I की जगह बेटा V अपान R रखोगे तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ बेटा क्या बनेगा, W इक्वल V स्क्वायर अपान R इंटू T, ये बेटा जूल में, और आप कैलोरी में लाओगे तो V स्क्वायर T अपान R इंटू 4.2, अब ये क्या बन गया, कैलोरी बन गया। तो आप चाहो तो जूल को कैलोरी, कैलोरी को जूल चेंज कर सकते हो, बस डिफरेंट क्या है, क्योंकि हीट पढ़ रहे हो और हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे तो आपको हीट को कैलोरी में ही रखना होगा। इतनी बात ठीक है, ये तो छोटी सी नॉर्मल सी बात हो गई। अच्छा बेटा इसी को अगर हम इफिशियंसी के पावर में चेंज करना चाहें तो आपको पता है कि हमारे पास जो EMF होता है, EMF वो कितना होता है, E होता है, बैटरी का सेल का EMF E होता है, और पोटेंशियल कितना होता है बेटा, वो हमारा V होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ईटा की वैल्यू बताओ, तो ईटा की वैल्यू बताने के लिए पहले आप पावर निकाल लो। तो बेटा पावर क्या होती है, पावर, और बेटा पावर को कहते हो P, और पावर को शायद आपने 10th क्लास में अच्छे सुना था, वर्क अपॉन टाइम। पावर को कहते हो वर्क अपॉन टाइम, तो P इक्वल बेटा होता है वर्क अपॉन टाइम, तो बेटा P इक्वल लिख सकते हो W अपॉन T। बेटा W को जूल कहते हो, इसको सेकंड कहते हो, और बेटा जूल पर सेकंड को वॉट कहते हो। बेटा वॉट की बिगेस्ट यूनिट थी, बहुत पढ़ते थे लोग, 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP क्या पढ़ते थे, 1 HP, 1 HP इक्वल होता है 746 वॉट। 1 HP किसके इक्वल होता है, 746 वॉट। अच्छा क्या बेटा W की बहुत सारे फॉर्मूले देखो आपने पढ़े अभी, W इक्वल VIT, W इक्वल I स्क्वायर RT, W इक्वल V स्क्वायर अपान R इंटू T, आप सबको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो जब सबको अप्लाई करोगे तो शायद सबका टाइम कट जाएगा, जरा देखो अपॉन में T है, अपॉन में T है, सबका टाइम काट दीजिए तो पावर बन गई। बताओ पहला फॉर्मूला क्या बना, P इक्वल
वी आई, जब डब्ल्यू की जगह वी आई टी रखोगे तो टाइम कैंसिल, तो बताओ पावर पी इक्वल वी आई। अच्छा दूसरा बनाओ बेटा, यहां पर ये फॉर्मूला रखो आई स्क्वायर आर टी, तो टी से टी कैंसिल, तो बताओ पी इक्वल क्या बन गया, आई स्क्वायर आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। बेटा तीसरा बनाओ, पी इक्वल, बेटा ये रखोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बेटा तीन फॉर्मूले हो गए किसके, पावर के। अच्छा आपको एक बेसिक बात और पता होगी कि बेटा एक और होती है कॉमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉमर्शियल यूनिट भी होती है जिसको किलोवाट आवर कहते हैं आप लोग, 1 kWh, ये भी 10th क्लास में था। तो 1 kWh किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। एक और था बेटा 1 वाट आवर, 1 वाट आवर किसके इक्वल था, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल के इक्वल था। मतलब ये बेसिक बात है, इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा बेटा एक आपने क्लास 9th में या 11th में आपने स्पेसिफिक हीट सुनी थी, हीट के चैप्टर में टॉपिक था स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या था बच्चा, Q इक्वल एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था बेटा। m क्या था, मास था, c क्या था, स्पेसिफिक हीट था, और डेल्टा टी क्या था, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने इसलिए बताया कि एक लैटेंट हीट भी है, लैटेंट हीट, और लैटेंट हीट होती है Q इक्वल एम एल, Q इक्वल एम एल। ये इसलिए बेटा क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठोगे इस टॉपिक के तो कोई भरोसा नहीं है, ये भी आपको दे सकता है, ये भी आपको दे सकता है, तो हर फॉर्मूला आपको समय आना चाहिए। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन टाइम को क्या कहते हो, वॉट कहते हो। अब वॉट को आप चेंज कर सकते हो, 1 HP इक्वल 746 वॉट होता है। अगर बेटा हमको वर्क पता है तो वर्क को कैलोरी चेंज कर लो, और कैलोरी में चेंज करते वो वर्क बन जाता है हीट, वो वर्क क्या बन जाता है, हीट। बेटा हीट का स्पेशल सिंबल H होता है। जैसे आपने जहां जहां कैलोरी लिखा है वहां पर W ना लिखकर आप H लिख दीजिए तो वो बन जाएगा हीट। मतलब किसी भी वायर में जब करंट पास होता है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर गेट्स हीटेड, वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अच्छा एक समस्या ये है कि अगर आपसे इफिशियंसी कभी पूछ लेता है कि क्षमता बताइए, इफिशियंसी आखिर उस सर्किट में कितनी थी, तो बेटा इफिशियंसी होती है ईटा, इफिशियंसी, और इफिशियंसी को कहते हैं ईटा। बेटा ईटा को कहा जाता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अच्छा ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। ये बेटा किस में आएगा, रिलेटिव एरर में आएगा। अगर परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा, अगर परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा। बेटा इनपुट पावर को आप पी लिख सकते हो, तो ईटा इक्वल आउटपुट को PO लिख दो और इनपुट को बेटा PI लिख दो। कितनी बात ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ कि पावर P इक्वल होता है VI, पावर P इक्वल देखो अभी आपने लिखा है पावर P इक्वल होता है VI, तो बेटा आउटपुट कितना VI, लेकिन इनपुट होता है कब, जब सेल ओपन होता है, और जब सेल ओपन होता है तो EMF किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के, वही होता है इनपुट, उसी को कहा जाता है इनपुट। तो बताओ क्या VI लिखूं कि EI लिखूं, VI नहीं EI, क्यों, क्योंकि सेल क्या है, ओपन है, और जब सेल ओपन होता है तो EMF किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के। तो बताओ V की जगह क्या लिखोगे, E लिखोगे। आउटपुट क्यों लिखा, आउटपुट का मतलब होता है रजिस्टर लगा दूं। अब रजिस्टर लगाओगे करंट कंज्यूम करेगा, करंट कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल लॉस होगा, लॉस होगा तो अब तो EMF बचा नहीं, तो उसको क्या लिखोगे, VI लिखोगे। तो बेटा बताओ I से I कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया। तो बताओ नया फॉर्मूला क्या बन गया। अच्छा नोट कर ले पहले, देखिए ईटा आया आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और आपने प्रूफ किया V अपॉन E। ये फ्रैक्शनल डिजिट है, परसेंटेज चाहिए इंटू 100 करिएगा। क्या बेटा आपको पता है कि V को कहते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहते हैं, IR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगा होता है।
बेटा ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के टॉपिक में। शायद आपको याद होगा कि E की वैल्यू आती है I ब्रैकेट में R प्लस आर। अगर आपको याद होगा इक्वल I R प्लस आर, ये R इंटरनल और ये R एक्सटर्नल। बेटा वैल्यू रखिए I R प्लस आर। बेटा I से I कैंसिल, बेटा ईटा आया कैपिटल R अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू 100 करोगे परसेंटेज मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फ्रैक्शनल डिजिट मिल जाएगी, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये बेटा हमको ईटा मिला, ठीक। अच्छा ईटा तो मिल गया, अब हम अप्लाई करना जो मेन बात है हमारे लिए, हमको पावर थ्योरम चाहिए। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि पावर थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, तो हम लगाते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक। अच्छा अब मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं बेटा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेल के ईएमएफ से ऐड कर देते हैं। बेटा ईएमएफ है तो इसके पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इसको आपस में ऐड कर देते हैं। अच्छा थोड़ा सोचो, इसको एक्सटर्नल सर्किट आर कहते हो और सेल के बगल में जो लगा होता है उसको स्मॉल आर कहते हो, और उसको बुक्स में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि बेटा आर होता नहीं हो, फिगर में बना दिया जाता है, वो सेल के अंदर होता है, लेकिन बनाने के लिए मतलब ये एक कंप्लीट सर्किट है। तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा आप ये सोचो कि आखिर इस सर्किट में करंट के ड्रॉ होने से, करंट चल रहा है, चलने का मतलब ड्रॉन लॉस होने पर कोई ना कोई फॉर्मूला सेट होगा। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट में करा व्हेन करंट ड्रॉन, ठीक बेटा करंट क्या हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है। अच्छा बेटा करंट अगर ड्रॉन होगा तो क्या आपको पता है, आपने पढ़ा होगा जब करंट ड्रॉन होता है तो ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल से बड़ा होता है, ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल से बड़ा होता है। ये सब ई और वी के रिलेशन में हमने बताया था आपको। करंट को ड्रॉन कर रहे हो कहां पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। कहां पे कर रहे हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। कहां पे बेटा, इन कैपिटल आर। तो बच्चों जरा फॉर्मूला बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर अपान आर। मैंने वी स्क्वायर वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम करंट ड्रॉन कर रहे हैं तो करंट वाला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा क्या आपको पता है आई कितना होता है, देखो मैंने अभी भी लिखा है, वैसे भी आई सबको पता होना चाहिए कितना होता है सेल में, ई अपान आर प्लस आर। इस फॉर्मूले से जरा वैल्यू अप्लाई करो तो पी इक्वल आई की जगह ई अपान आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू बेटा, तो बताओ बेटा पी कितना मिला आपको, ई स्क्वायर आर अपॉन बेटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। बोलो बात सही। अच्छा अब भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या बेटा कुछ इस टर्म को, जो ये टर्म आपके पास लिखा है, क्या मैं बच्चों कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको थोड़ी देर चेंज करूं और a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं, क्या बच्चा हम 4ab ऐड कर दें, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप 4ab ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पता है ना बात। तो हमने वही काम किया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को बनाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर किया और बेटा साथ में क्या ऐड कर दिया, 4r। चाहो तो करके देख लो, जरा इसको ब्रैकेट ओपन करो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rr। ओके बेटा माइनस 2rr को प्लस के बच्चा 4rr से ऐड करोगे तो यहाँ पर प्लस का बचेगा, और प्लस का बचेगा तो क्या बन जाएगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, r प्लस आर का होल। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में दिमाग लगाना है तुमको। बेटा करंट क्या कर रहा है, ड्रॉन कर रहा है। अच्छा करंट ड्रॉन कर रहा है तो जरा सोचो, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी, ये वैल्यू डिनोमिनेटर की जितनी छोटी होगी उतना पावर बड़ा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, ये डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा
उतना ही बेटा ये पावर बड़ा होगा। अरे भाई फिजिक्स के रूल से ये जितना छोटा होगा नीचे का टर्म उतना ऊपर का टर्म बेटा बड़ा होगा। अच्छा अब छोटा करना है तो करूं क्या? तो हमने माना पावर को क्या करने के लिए, पावर को बेटा मैक्स करने के लिए हमने कहा डिनोमिनेटर छोटा कर दो। और डिनोमिनेटर छोटा का मतलब सबसे छोटा, जीरो सबसे छोटा। क्या उससे छोटा कर सकते हो? उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो बताओ ये होल स्क्वायर का टर्म है, तो मैंने कहा कि पावर को अगर मैक्सिमम करना है तो बेटा r माइनस आर किसके इक्वल होना चाहिए? अरे r माइनस आर का होल स्क्वायर कर लो, वो स्क्वायर हटाओगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो r माइनस आर कितना होना चाहिए? जीरो। तो बेटा कैपिटल R किसके इक्वल आएगा? स्मॉल r के। बोलो इतनी बात ठीक है? कैपिटल R किसके इक्वल आएगा? स्मॉल r के। कब बेटा? किसको मैक्स करना है? पावर को मैक्स करना है। अरे याद करो ओम्स लॉ में I इक्वल क्या होता है? V अपॉन R। और तुम कहते हो रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा करंट उतना बड़ा होगा। क्या बात सही है? रेजिस्टेंस वायर का छोटा है तो करंट ज्यादा पास करेगा। और बेटा रेजिस्टेंस तुम बहुत बड़ा कर दो तो क्या करंट पास होगा? होगा, बहुत कम होगा, तो छोटा हो जाएगा। ये I कैसा हो जाएगा? मैंने यही रूल यहां लगाया। पावर को मैक्स करना है तो मैक्स करने के लिए r माइनस आर का होल स्क्वायर अप्रॉक्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो r किसके इक्वल? r के। जरा अप्लाई करो, यही r इक्वल r को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको हटा दे रहा हूं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो बेटा। तो बताओ पावर p क्या बना? e स्क्वायर r। बेटा r की जगह छोटे r की जगह कैपिटल R रखोगे, कैपिटल R माइनस कैपिटल R जीरो हो जाएगा। तो बताओ यहां क्या बचेगा? 4r और छोटे r की जगह कैपिटल R, छोटे r की जगह भी कैपिटल R, कुछ कैंसिल, r से r। तो बताओ पावर कितना? e स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड। कब? ये भी तो बताओ कब? जब करंट बैटरी से क्या करे? ड्रॉन करे। तो बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है? e स्क्वायर अपॉन 4r, e स्क्वायर अपॉन। अच्छा इतनी बात ठीक है। लेकिन बेटा कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन घुमा भी सकता है। कैसे घुमा सकता है? तुम भी ये भी तो कह सकते हो कि कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल R किसके इक्वल है? स्मॉल r के। अच्छा कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है तो आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। बोलो बात सही? कैपिटल R किसके इक्वल है? स्मॉल r के, इस फॉर्मूले से। अच्छा लेकिन बेटा हमारा दूसरा मानना ये है, ये तो आपने इस वाले कहानी बताई कि जब आपने करंट को ड्रॉन किया। बेटा हम कहते हैं सेकंड पार्ट में हम बैटरी को क्या कर दें? डिस्कनेक्ट कर दें। बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बेटा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो भाई। ठीक बेटा, हमने बैटरी को जब डिस्कनेक्ट किया तो क्या बताओ इस बड़े आर में करंट जाएगा? ये तो बाहर लगा होता है, सेल के अंदर तो ये होता है ना। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो क्या इसको करंट मिलेगा? इस वाले में कोई करंट नहीं। किस वाले में? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। किस में बेटा? एक्सटर्नल में। अच्छा तो बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना? अच्छा ठीक, क्यों जीरो? क्योंकि बैटरी क्या है? डिस्कनेक्ट कर दी गई। अच्छा डिस्कनेक्ट कर दी गई तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R। बेटा अब R कितना? छोटा r, बड़ा r लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? बैटरी डिस्कनेक्ट है। बैटरी डिस्कनेक्ट है तो कैपिटल R कितना है? जीरो। अच्छा सोचो बैटरी में कितना करंट गया? बैटरी का मतलब सेल डिस्कनेक्ट किया तो बाहर तो करंट नहीं गया, लेकिन अंदर तो करंट है ना भाई। सेल के बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तुमने हटा दिया तो हटाने से वहां तो करंट नहीं गया, लेकिन सेल में तो करंट है। तो बताओ सेल का करंट कितना? सेम फॉर्मूला ये लिखा है देखो, I इक्वल ई अपान आर प्लस आर। कितना करंट है? I इक्वल ई अपान आर प्लस आर। और कैपिटल R कितना? जीरो। तो बताओ कितना करंट गया? E अपान कितना करंट गया? I इक्वल ई अपान स्मॉल r। बेटा रखो जरा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करो। P इक्वल I स्क्वायर की जगह बेटा E स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू बेटा R से R कैंसिल। तो पावर कितनी है? E स्क्वायर अपान R। बेटा पावर कितनी है? E स्क्वायर अपान R। कब बेटा? जब बैटरी क्या है? डिस्कनेक्ट है, मतलब करंट ड्रॉन नहीं है, जितना था उतना है। लेकिन जब बेटा करंट ड्रॉन किया तब पावर मैक्सिमम कितनी है? E स्क्वायर अपान
4R। आपको ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा पावर इज मैक्सिमम व्हेन कब, वैसे लिखा होगा R इक्वल 0, R इक्वल R इक्वल R/2, ऐसे ऑप्शन लिखा होगा। तो बताओ पावर मैक्सिमम कब है? जब करंट ड्रॉन है। तो किसको टिक करोगे तुम? किसको? जब छोटा r किसके इक्वल है? कैपिटल R के। जब स्मॉल r किसके इक्वल बेटा? कैपिटल R के। इतनी बात ठीक है। ये पावर का फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट करें। चलिए देखो, 3-4 बातें हम लोग निकाली। इफिशियंसी कितनी निकाली? ईटा R/R+R। दूसरा बेटा क्या निकाला? जब करंट ड्रॉन हो तो बेटा पावर कितनी? E²/, और बेटा कॉन्सेप्ट क्या था? स्मॉल r किसके इक्वल? कैपिटल R के। ठीक है। फिर बेटा जब बैटरी शॉर्टेड है, मतलब करंट ड्रॉन नहीं है, बैटरी शॉर्टेड का मींस डिस्कनेक्ट है, तो शॉर्टेड का मतलब बेटा अब पावर कितनी है? E²/R। ठीक है। अच्छा, ये इतनी बातें हमको अभी तक मिली। ये डिस्कनेक्ट और ये कनेक्ट। यहाँ ड्रॉन जब डिस्कनेक्ट है तो ड्रॉन होगा ही नहीं, जो सेल में होगा वो उसी के अंदर बना रहेगा। अच्छा बेटा, हाँ अनंत बेटा, तो बेटा इफिशियंसी ईटा कितनी है? आपने कहा, अब पूछेगा क्वेश्चन में सो दैट ईटा इज 50%। 50% कहूं तो क्या बोल सकते हो? 1/2। कितना बेटा? 1/2। व्हेन डिलीवर मैक्सिमम पावर, जब बेटा क्या डिलीवर करे? मैक्सिमम पावर। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा प्रूफ करो ईटा कितना है? 50%। कब? जब ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा अभी आपने कहीं लिखा है, ईटा इक्वल कैपिटल R+, और बेटा अभी तो आपने कहा था कि स्मॉल r किसके इक्वल होना चाहिए? कैपिटल R के। तो क्या स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R लिख सकते हैं? तो बेटा ऊपर कैपिटल R और नीचे 2 टाइम्स कैपिटल R हो जाएगा। तो बेटा R से R कैंसिल, 1/2 को बेटा 0.5, और परसेंटेज मिलाओगे तो क्या इंट करोगे? इनटू 100। तो भैया फाइनल आंसर 50%। फाइनल आंसर 50%। सो दैट प्रूव हो गया ईटा कितना है? 50%। कब बेटा? जब क्या डिलीवर करे? मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें। अब घुमाता है कि अगर डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें? करा इफ कनेक्ट विद डीसी सोर्स, करा डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, तो कह रहा करंट कितना होना चाहिए? किससे कनेक्ट करना है? डीसी सोर्स से। अच्छा बेटा, डीसी सोर्स से कनेक्ट करो तो फॉर्मूला, तो क्या आपको पता है कि हमने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे? ई और वी का रिलेशन पढ़ाया था जब करंट ड्रॉन हो या बैटरी की चार्जिंग हो, पढ़ा था। तो क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था E इक्वल V+IR, एक आपने ये पढ़ा था, और एक पढ़ा था E इक्वल V-IR। ये वाला करंट ड्रॉन और ये वाला चार्जिंग। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ उठा लेता हूँ। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर अब यहाँ उठा के लाओ तो बच्चा हमको मिला E इक्वल V+IR। ओके, तो मैं काम करता हूं कि अगर यहां से V की वैल्यू निकालूं तो E-IR। मैंने बेटा V क्यों निकाला? क्योंकि हमको हर जगह आउटपुट पावर चाहिए, इनपुट नहीं चाहिए। वो आउटपुट V ही देता है। आउटपुट कौन देता है? इसलिए मैंने V को एक साइड कर लिया। बेटा सोचो कि आपको पता है कि मैं अगर I से मल्टीप्लाई पूरे में कर दूं, I से मल्टीप्लाई, तो बेटा बन जाएगा VI, और बेटा यहां बन जाएगा EI, और यहां बन जाएगा I²R। क्या इसको देखकर याद आया? इनपुट पावर, इनपुट पावर। इसको देखकर याद आया आउटपुट पावर। और ये क्या है? ये एक सर्किट का रेजिस्टेंस है, जितना भी हो। तो क्या मैं इस फॉर्म को कुछ ऐसे लिख सकता हूं? P इक्वल EI माइनस I²R, ऐसे लिख सकता हूं। मैंने इस पावर को क्या लिख दिया? आउटपुट पावर P। EI को जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख दिया EI, और I²R जैसे था वैसे लिख दिया। इतनी बात ठीक है?
हमने इस फॉर्मूले को उठाया यहां पे रखा और बेटा E इक्वल वी प्लस आई आर की जगह V निकाला, E माइनस आई आर, बेटा I से मल्टीप्लाई किया, VI बेटा आउटपुट है तो P लिख दो, EI इनपुट है, आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो मैं क्योंकि डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं इसलिए नहीं लिखा, EI की जगह EI और I स्क्वायर R। अब बच्चे समस्या ये है, वो पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है उस समय करंट कितना है। मेरे लैंग्वेज समझ गए? जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करे तो सर्किट में करंट कितना है। तो बेटा जब क्या कर रहा है ये, मैक्सिमम पावर दे तो कह रहा है करंट बताओ। ये मेरा क्वेश्चन समझ गए, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। जब मैक्सिमम पावर दे तो कह रहा है करंट कब होगा, वो कितना करंट होगा जब वो मैक्सिमम पावर देगा। तो क्लास 11th न्यूटन का टॉपिक याद करो। क्या आपको याद है एनर्जी जो U होता था, U वो फंक्शन होता था FR का। अरे भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस कोई तो वर्क कहते हो, वर्क को कोई पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेटा पूछता था कि जब ये FR का फंक्शन है तो ये UVR का फंक्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम कब होगा, ऐसे क्वेश्चन आता था। तो बेटा ध्यान रखो, ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसके फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करो और वो डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। वो डिफरेंशिएशन y पूछे, y मैक्सिमम कब होगा और y डिपेंड किस पे, x पे। तो आप तुरंत क्या करना, y को डिफरेंशिएट करना, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। वो बेटा डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वो मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे फॉर मैक्सिमम पावर, किसके लिए आप बार बार निकाल लो बेटा, मैक्सिमम पावर के लिए। मैक्सिमम पावर के लिए बेटा R तो सेल का है, सेल का रेजिस्टेंस वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इंटरनल है। तो बताओ यहाँ वेरिएबल कौन है, सिर्फ I ही तो वेरिएबल है क्योंकि बार बार तुम करंट की तो बात कर रहे हो। तो बताओ पावर किस पे डिपेंड है, करंट पे। पावर किस पे डिपेंड, करंट पे। तो पावर का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू करंट, और कितना आना चाहिए, 0। तो पता चल जाएगा, मतलब dp अपॉन di कितना होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। अब x वेरिएबल है। अब मैंने कहा बेटा y मैक्सिमम कब होगा, तो y मैक्सिमम तब होगा जब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बेटा 0 कर दो, जो भी कोऑर्डिनेट निकल आए तभी बेटा y मैक्सिमम होगा। तो बेटा यहाँ आउटपुट करंट, आउटपुट पावर किस पे डिपेंड है, करंट पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा करंट पे डिपेंड है तो इसका डिफरेंशिएशन करंट के रेस्पेक्ट में अगर 0 है तो पता चल जाएगा कि करंट कितना होना चाहिए। तो dp अपॉन di कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dp अपॉन di। तो बेटा d अपॉन dt और बेटा p की जगह ei माइनस आई स्क्वायर आर, ei माइनस आई स्क्वायर आर कितना होना चाहिए बेटा। क्या e का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी यहां पर आई है बेटा, क्या e का होगा, नहीं होगा क्योंकि i का कर रहे हो। तो बेटा e को कर लो बाहर, तो d अपॉन di, i की पावर 1, i की पावर 1 माइनस बेटा r को कर लो बाहर, d अपॉन di बेटा i स्क्वायर कितना बच्चा, 0। बेटा इसका i की पावर 1 को सामने ले आओ, ऊपर बचेगा 0 और किसी की पावर 0 तो वैल्यू कितनी, 1। तो बताओ यहाँ कितना बचा, e बचा, माइनस r बेटा 2 सामने, ऊपर एक पावर कम तो क्या लिखोगे, 2i इक्वल बेटा 0। तो बताओ e इक्वल 2ir, तो बोलो i इक्वल, लो भैया अप्रूव हो गया। करंट कितना है, e अपॉन 2r, करंट कितना होना चाहिए, e अपॉन 2r। तो पावर कैसा होगा, मैक्सिमम। पावर कैसा होगा, अच्छा मैं उल्टा कर दूं, पावर मैक्सिमम है तो करंट बताओ। तो पावर को जो वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, करंट, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या मेरी बात सही है, बताओ करंट कितना, I इक्वल e अपॉन 2r। उस समय बेटा पावर कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा।
इतनी बात ठीक है, नोट करें पहले। अब देखो बेटा, हम आपसे पूछे मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम करता है, तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने के लिए निकालते हैं मैक्सिमम पावर कंज्यूम। तो बेटा मैक्सिमम पावर कंज्यूम वो दो तरीके से करेगा, दो कॉम्बिनेशन से, या तो सीरीज से या तो पैरेलल से। तो बेटा फर्स्ट पोर्शन हम लोग सोल्यूशन करते हैं सीरीज में बेटा। अच्छा बेटा एक बात, इसमें जो एक्सेप्शन केस होता है उसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास लेट 3 बल्ब, हम मान लेते हैं हमारे पास 3 बल्ब हैं और बेटा उनका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, R2 है और बेटा R3 है, ठीक है। और बेटा इनकी जो पावर है, वो जो इनकी पावर है वो बेटा P1 है, P2 है और P3 है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है गिवन सेम वोल्टेज, हम बच्चा तीनों बल्ब का जो वोल्टेज देंगे वो कैसा होना चाहिए, सेम। ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों बल्ब को वोल्टेज कैसे देंगे, सेम। 3 हो चाहे n हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो, जितने भी होंगे, पावर अलग हो सकती है, रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन वोल्टेज सबको इक्वल देंगे। इतनी बात ठीक है। हमारे पास 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, हम तीनों को पावर बेटा, तीनों को वोल्टेज कितना देंगे, सेम देंगे, वोल्टेज में परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा थोड़ा और दिमाग लगाओ बेटा, हमने पढ़ा है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है अब है वो बेटा R होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, शायद आपने सीरीज में यही पढ़ा है, सीरीज का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ठीक, ये तो फॉर्मूला था, ये हम पहले पढ़ चुके थे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। बेटा हम क्या सेम रख रहे हैं, वोल्टेज। और क्या बेटा वोल्टेज को आप लोग V कहते हो, वोल्टेज को आप लोग V कहते हो। तो अगर सर्किट कोई कहे सर्किट बनाओ, तो मान लो 3 बल्ब है, एक ये पहला लगा हुआ है, फिर आगे चलो ये दूसरा लगा हुआ है, फिर आगे चलो ये तीसरा लगा हुआ है, और तीनों बेटा एक बैटरी से जोड़ दिए गए, तीनों बच्चा एक बैटरी से, ठीक है। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस, इसका R1, इसका R2, इसका R3, पावर P1, P2, P3, लेकिन बैटरी का पोटेंशियल V, और सबको कह रहा है V देना, सबको V देना है, ये बस ध्यान रखना है, सबको क्या देना है, V देना है। अच्छा V देना है तो क्या बेटा, अभी मैंने पावर के 3 रिलेशन पढ़े, एक पढ़ा पावर P इक्वल VI, एक ये पढ़ा, एक पढ़ा बेटा I स्क्वायर R, और एक पढ़ा बच्चा V स्क्वायर अपान R, यही पढ़ा ना 3। तो इसका कोई काम नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, ये लगेगा नहीं क्योंकि करंट की बात कर नहीं रहा, वो सेम वोल्टेज की बात कर रहा, तो क्या लगाओगे, P इक्वल V स्क्वायर अपान R। अच्छा तो क्या बच्चों मैं R की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, V स्क्वायर अपान लिख सकता हूं R की जगह। तो बेटा जरा बताओ R है तो क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपान P लिखोगे। बेटा R1 है तो क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपान P1। बेटा V कौन चेंज नहीं होगा, मैंने अभी बताया, सेम वोल्टेज, वोल्टेज कैसा रखना है, सेम। तो बेटा R2 कितना, V स्क्वायर अपान P2, और R3 कितना, V स्क्वायर अपान P3। बेटा V स्क्वायर कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ बेटा 1 अपान P किसके इक्वल, 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2 प्लस 1 अपान, क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है। पावर कितनी बेटा, 1 अपान P इक्वल 1 अपान P1, 1 अपान P2, 1 अपान, बेटा मैं कहता n बल्ब लगे, n बल्ब लगे, और सबकी पावर कैसी है, सेम है, सबकी पावर कैसी है। बेटा हम मान लेते हैं कि n बल्ब लगे हमारे पास, और n बल्ब की पावर सबकी बेटा क्या है, सेम। तो क्या बच्चा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपान P इक्विवेलेंट, 1 अपान P, 1 अपान P1, 1 अपान P2, 1 अपान P3, 1 अपान Pn, 1 अपान Pn। तो क्या लिखोगे, n टाइम है ना, n अपान P लिखोगे, तो बेटा इक्वल क्या लिखोगे, n अपान P। तो बताओ P इक्विवेलेंट कितना आया, P बाई n, P इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, P बाई n। मतलब अगर हमारे पास 10 वाट के 100 बल्ब हैं, 10 वाट के 100 बल्ब हैं और सीरीज में लगे हैं, तो P इक्विवेलेंट कितना, 10/100, P इक्विवेलेंट कितना, 10/100, मतलब P इक्विवेलेंट आया 0.1, P इक्विवेलेंट कितना आया, 0.1। बोलो इतनी बात ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और सोचो, बस एक लास्ट, बस अगर बेटा हम मान लो
आपने P इक्विवेलेंट सीरीज का बता दिया P बाई N। अगर मैं आपसे कहता कि ये R और ये P, इन गौर से देखो जरा, क्या बेटा यहां से एक रिलेशन पता चला R प्रोपोर्शनल 1/P। मतलब अगर मैं एक बल्ब 30 वाट का ले रहा हूं, एक 60 वाट का ले रहा हूं, तो बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? एक 30 का लिया, एक 60 का लिया। अगर मैं एक 30 और एक 60 का ले लूं तो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस, तो वही बल्ब क्या करेगा? ज्यादा ग्लो करेगा। ज्यादा क्या करेगा? ग्लो, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये तो बात हो गई सीरीज की। अगर इसी को बेटा हम पैरेलल लगा देते, तो बेटा अगर पैरेलल लगाओगे तो जरा बताओ, पैरेलल में बेटा R कितना आता था, याद है? 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/, बोलो बात सही है बेटा? वही कहानी कि सेम वोल्टेज देना है, वोल्टेज चेंज नहीं करना है। अच्छा बेटा वोल्टेज चेंज नहीं करोगे तो क्या बेटा हम R की जगह क्या लिखेंगे? V²/P लिखेंगे। ये देखो R की जगह V²/, बेटा R की जगह V²/P, तो P कहां चला जाएगा? तो बताओ क्या बना? P/V² इक्वल P1/V² प्लस P2/V² प्लस P3/, तो बेटा V² कॉमन लेके कैंसिल, तो बताओ नेट पावर कितनी? P इक्विवेलेंट कितना? P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर बेटा n बल्ब लगे हैं तो कितना बच्चा? n बल्ब लगे तो कितना? NP। अगर n बल्ब लगे हैं तो देखो उल्टा रिलेशन मिल रहा है। वहां सीरीज में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 था और पावर मिला 1/P इक्वल 1/P1 1/P2 1/P3। यहाँ पर पैरेलल था 1/R इक्वल 1/R1 और पावर मिल रही P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका मतलब ये हुआ NP। अगर हमारे पास 100 बल्ब थे और एक की पावर 10 वाट है, तो अगर वो पैरेलल लगे हैं तो पावर कितनी हो जाएगी? 1000 वाट। पावर कितनी हो जाएगी? 1000 वाट। इतनी बात ठीक है? अच्छा लास्ट में एक मिनट और मेरी बात को सुनना। वैसे टॉपिक तो इस स्टैंडर्ड का नहीं 12th का, लेकिन एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, एक वायर को हीट करो और हीट करने से वो स्टडी टेम्परेचर पे पहुंचता है। स्टडी टेम्परेचर का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंचता है और वायर की रेडियस R है। तो पूछता है बताओ टेम्परेचर का करंट और रेडियस ऑफ वायर से क्या रिलेशन होगा? एक वायर है जिसको आप बेटा सबको पता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलने से हीट आती है, हीट आएगा टेम्परेचर आएगा, हीट आएगा तो टेम्परेचर आएगा। और टेम्परेचर दो ही वजह से आ रहा है, करंट की वजह से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब चार्ज और चार्ज का मतलब करंट। दूसरी चीज वायर है तो वायर में रेडियस होगी। अगर वायर में रेडियस है और ऐसी बात अगर आपसे पूछता है तो एक छोटा सा रिलेशन है, बस उसको ध्यान रखना। अगर आपसे कह दे वायर, और वायर क्या हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या मान लो बेटा? थीटा मान लो। टेम्परेचर क्या मान लिया? थीटा। और बेटा कह रहा वायर जो है, उस वायर में जो करंट है वो करंट बेटा कितना है? I। और बेटा वायर की रेडियस लक्ष्य कितनी है? वो है बेटा R। वो रेडियस कितनी है? अच्छा R को देख के ख्याल ये ना है कि रेजिस्टेंस है, मैंने लिख दिया रेडियस कितनी? R है। अगर वायर को हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वायर में इलेक्ट्रॉन चलेंगे वायर हीट होगा, हीट होगा तो क्या आएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। बेटा रिलेशन है थीटा प्रोपोर्शनल I² करंट अपॉन R³। इसको देख के वो मत बोलना रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। वेरी गुड, दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एडिशनल में दिया है, उसको देखिएगा। थीटा प्रोपोर्शनल I² अपॉन R³। तुम्हारी इच्छा है इस थीटा को थीटा नहीं लिखना चाहते हो, tan थीटा प्रोपोर्शनल I² अपॉन R³। अगर दो वायर ले ले, दोनों को सेम हीट दे तो परेशान मत होइएगा, तो I² प्रोपोर्शनल R³ हो जाएगा। I² प्रोपोर्शनल, और दो वायर हैं तो बेटा I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर इक्वल R1 अपॉन R2 का बेटा क्यूब। आप इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। इतनी बात समझे?
ये कब, जब वायर को हीट करके कहां पे ले आए, कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा पर ले आए। ओके ठीक है, नोट कर लें।